नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ हम जुड़े हैं लेकर, और आज बताएंगे पूरे प्रदेश की अभी तक की बड़ी घटनाएं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, हिमाचल में चुनाव का माहौल है और आज से जो नामांकन का एक क्रम है वो भी शुरू हो गया है। जो अब हर रोज़ आपको 2 या 3 बड़े नामांकन दिखेंगे और फिर उसी तरह से आगे चुनाव भी अब गति पकड़ेगा। आज जो नामांकन है उनमें किसने क्या कहा वो बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात इस पॉलिटिकल जो अभी चल रहा है माहौल, इसमें जो उपचुनाव विधानसभा के हो रहे हैं वो उपचुनाव हो रहे हैं राज्यसभा चुनाव में सरकार को मिली हार की वजह से, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हो गई थी और उसके बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन बजट को पारित करवाने के लिए करनी पड़ी, उसके बाद जिन लोगों ने वोट किया था भाजपा के प्रत्याशी को राज्यसभा चुनाव में, उनको भाजपा ने टिकट दे दिए और इसी कारण 6 उपचुनाव जो हैं लोकसभा चुनाव के साथ हो रहे हैं। लेकिन इसकी जो प्रतिक्रिया है या इसके जो रिएक्शंस हैं वो आने वाले टाइम में लंबे रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि आज हम आपको जो ये बागी विधायक थे जो बाद में अब भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, इनके ऊपर मामले दर्ज होने वाले हैं और इसमें विजिलेंस ब्यूरो की जो इंक्वायरी चल रही है वो इंक्वायरी की स्टेज की बात करेंगे। साथ में बात करेंगे मुख्यमंत्री ने जो इस बारे में धर्मशाला में हिंट दिया है उसके बारे में भी हिंट किया, उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है, तो वो आज बात करेंगे। और उसके साथ जो बाकी मामले हैं जिनकी जानकारी आपको आज देनी है वो जो अदर देन पॉलिटिकल मामले हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं और उसमें कर्मचारी केस 2 विभागों से आ गए हैं अब, जिसमें हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी को जब्त करने की बात कही है। और इसके साथ चाइल्ड केयर लीव पर आज आपको अपडेट देंगे। जो सीपीएस हैं उनका केस हाई कोर्ट में सुनवाई में आज लगातार दूसरा दिन था, ये लगातार तीसरे दिन भी जाएगा। एसपीयू में नए वीसी ने ज्वाइन किया है, एचपीयू ने एग्जाम सर्कुलर एक नोटिस इशू किया है, वो बात करेंगे। टीचर और मिड डे मील वर्कर की ट्रेनिंग शुरू हो गई है जिसकी जानकारी हमने पहले आपको दी थी। और बाकी जो मामले हैं वो एक साथ उसमें लेंगे और साथ में जो नामांकन आज के प्रमुख तौर पे हैं उनकी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज धर्मशाला में आईपीएल का दूसरा मैच है। इससे पहले एक मैच हो गया था, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ पंजाब का हुआ था। आज बेंगलोर के साथ उनका मैच है और इस मैच में मौसम का जो एक खतरा बना हुआ है वो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रेडिक्शन तो बारिश की है, होगी या नहीं होगी ये मैच के टाइम ही पता लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो ओवरऑल मौसम की प्रेडिक्शंस हैं, पहले से 13 मई तक एक नोटिस आया है जिसमें येलो अलर्ट घोषित किया गया है और इस येलो अलर्ट में क्या क्या उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में आज एक क्लाउड बर्स्ट का, बरसात शुरू होने से पहले ही क्लाउड बर्स्ट का एक मामला आ गया है, ये उत्तराखंड की बात है। लेकिन बाकी जगह जो एक सेंस ऑफ अलर्ट है वो इसलिए भी रहने की ज़रूरत है अब, क्योंकि इस बार जो मौसम का ट्रेंड है वो ट्रेंड लगभग वैसे ही है जैसे पिछली बार था जब प्राकृतिक आपदा से काफ़ी नुकसान हो गया था और इसीलिए जो अलर्ट है वो रहना चाहिए। वैसे तो अगले 72 घंटे में मौसम खराब है, 13 मई तक येलो अलर्ट पहले से दिया हुआ है और जो एक बारिश का क्रम है कुछ क्षेत्रों में चला भी हुआ है हिमाचल में। अगली अगर बात करें तो आईपीएल का जो आज मैच है इसके बाद धर्मशाला की ही बात कर लें। कल देर शाम एक टिकट जो है देवेंद्र सिंह जग्गी को कांग्रेस ने दिया है धर्मशाला सीट पर। सुधीर शर्मा से वो मुकाबला करेंगे, पहले डिप्टी मेयर रह चुके हैं, उसके बाद मेयर रह चुके हैं और विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और इनके हालांकि शुरू में इनके साथ थे, बाद में इनके धुर विरोधी हो गए और अब ये जो नए चेहरे पर कांग्रेस ने दांव खेला है। हालांकि धर्मशाला सीट पर राकेश चौधरी जो बीजेपी के एक तरह से बागी माने जा रहे थे कि वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, पहले थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ। अब टिकट के लिए भी इग्नोर हुए हैं, चुनाव में जाएंगे या नहीं जाएंगे उनकी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आई है, जैसी स्टेटमेंट डॉक्टर रामलाल मार्कंडे की तरफ से आई है जिन्होंने नामांकन दायर करने का फैसला किया है निर्दलीय तौर पर। आज नामांकन की बात करें तो आज लगभग 12 लोगों ने नामांकन किया है अलग अलग जगह। हम आपको प्रमुख कैंडिडेट जरूर बता दें। पहले विक्रमादित्य सिंह ने आज पर्चा भरा है मंडी संसदीय सीट पर, जो सेरी मंच पर इनका आज एक बड़ी रैली थी। इस रैली में
कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला थे। राजीव शुक्ला ने यह दावा कर दिया कि 2 लाख से ज़्यादा वोट से विक्रमादित्य सिंह जीतेंगे। वैसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री, ये सब गए थे इस नामांकन के लिए और नामांकन किया विक्रमादित्य सिंह ने। उसके बाद सेरी मंच पे रैली हुई और रैली में काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ थी। और एक बात जो आप भी नोटिस करेंगे, हमने आपको हालांकि पहले दिन से जब से प्रचार में विक्रमादित्य सिंह उतरे थे, उन्होंने 2 चीज़ों को अपने साथ रखा है। एक जो गले में भगवा पटका है और दूसरा जय श्री राम का, अगर फेसबुक पोस्ट हो तो भी, अगर रैली शुरू करनी हो तो भी नारे लगवाते हैं। तो एक उनका प्रचार का एक सेट टेम्पलेट है। दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री ने आज कहा वहां पर कि जो कंगना मंडी की अंगना वाली जो फिल्म लॉन्च हो रही है मंडी में, ये फ्लॉप हो जाएगी। और एक तरह से ये कमेंट जयराम ठाकुर के लिए था। जयराम ठाकुर ने आज केलोंग में जो नॉमिनेशन था रवि ठाकुर का, उसके बाद जरूर कहा कि हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ 6 उपचुनाव भी साथ में हैं और इसके कारण जो लोकसभा चुनाव का एक मूवमेंट होता है वो इस बार थोड़ा अलग लग रहा है। लेकिन जो 4 लोकसभा सीटें हैं और 6 उपचुनाव है, सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये दावा किया है। वैसे आज की अगर नॉमिनेशन की बात करें तो उसके विक्रमादित्य सिंह के बाद, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह का जो कवरिंग कैंडिडेट है ये भी आपको ध्यान रखना होगा, वो हैं सुंदर सिंह ठाकुर, जो कुल्लू वाले जो सीपीएस हैं। क्योंकि ये केवल तब दायर किया जाता है अगर मान लीजिए मेन जो नॉमिनेशन पेपर है वो कहीं खारिज हो जाए किसी तकनीकी या लीगल रीजन की वजह से। जहां तक बात आनंद शर्मा का है तो उन्होंने भी, देखिए विक्रमादित्य सिंह की उम्र 34 साल है, आनंद शर्मा की 71 साल है और ये कांगड़ा से प्रत्याशी हैं। इन्होंने भी आज नॉमिनेशन किया है। और जो लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर हैं उन्होंने भी नॉमिनेशन किया है, जिनके साथ जयराम ठाकुर वहां नॉमिनेशन के लिए गए थे। तो ये जो मेजर नॉमिनेशन है वो हैं। कांग्रेस की तरफ से कल हमने आपको एक शीट बताई थी जिसमें नॉमिनेशन आगे किस किस के हैं वो शेड्यूल जिसमें घोषित किया गया था। आज बीजेपी की तरफ से भी फाइनल शीट आ गई है। कल 10 मई को धर्मशाला में जो नामांकन है वो करेंगे जो प्रत्याशी हैं वहां पर राजीव भारद्वाज, उनका जो नामांकन है वो कल 10 मई को होगा। 10 मई को ही सुजानपुर में जो धर्मशाला के नामांकन में जयराम ठाकुर रहेंगे, डॉक्टर राजीव बिंदल भी रहेंगे। जहां तक 10 मई को ही सुजानपुर का भी नामांकन है, यहां जयराम ठाकुर के साथ अनुराग ठाकुर रहेंगे। 10 मई को ही बड़सर में भी नामांकन है, यहां अनुराग ठाकुर के साथ बिहारी लाल शर्मा रहेंगे। और विक्रम ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हैं 11 मई को, और ये हमीरपुर में सौदान सिंह रहेंगे, जयराम ठाकुर रहेंगे, राजीव बिंदल रहेंगे। ये अनुराग ठाकुर का नॉमिनेशन है। इनके साथ जो 12 मई को नॉमिनेशन है वो है जो शिमला लोकसभा क्षेत्र से सुरेश कश्यप का। जयराम ठाकुर, डॉक्टर राजीव बिंदल इनमें साथ रहेंगे। मंडी में नामांकन है कंगना रनौत का, इसमें सौदान सिंह रहेंगे, जयराम ठाकुर रहेंगे, डॉक्टर बिंदल रहेंगे। और फिर 14 मई को ये नामांकन है और 14 को ही धर्मशाला में नामांकन है सुधीर शर्मा का, जहां जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर और राजीव बिंदल रहेंगे। 14 मई को ही गगरेट में चैतन्य शर्मा का लास्ट डे, ये लास्ट है, इसमें अनुराग ठाकुर और इंदु गोस्वामी की ड्यूटी लगी है विक्रम सिंह ठाकुर के साथ। तो ये नॉमिनेशन का शेड्यूल है जो हमने आपको आगे इसकी जानकारी दी। अब इसके बाद बात करते हैं अगले मामले की, और आज जो बाकी मामले हमारे सामने आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए अभी जो नामांकन के बाद अगर जो अदर देन पॉलिटिकल खबरें हैं उनकी बात कर लें, जो एफआईआर वाली बातें हैं वो आगे करेंगे, जो बागियों के खिलाफ एक कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पहले बात कर लेते हैं जो महंगी शराब को ऊपर जो चालान हुए हैं। देखिए एक शेड्यूल, एक पॉलिसी इस बार सरकार लाई थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की टाइप की, सेलिंग प्राइस है रादर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बजाय। और इसमें एक बात ये कही गई है कि जो तय मानकों से ज़्यादा महंगी शराब बेची जा रही थी, 70 जो विक्रेता हैं, 70 चालान हुए हैं पूरे प्रदेश में। ठेकों के बाहर जो एमएसपी और लाभांश की सूची लगानी पड़ेगी। अब आबकारी विभाग ने जो कार्रवाई की है ये, और 2011 के एक्ट के हिसाब से विदेशी शराब पर 10 और भारत में बनी बियर पर 30% तक लाभांश तय है, उससे ज़्यादा शराब नहीं बेच सकते।
और इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। जहां तक टीचर और एमडीएम ट्रेनिंग है तो हिमाचल सरकार ने इंग्लिश पहले 2 कक्षाओं के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई शुरू की है। इसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग ऑनलाइन करवाई जा रही है। कोविड के टाइम तो चलो समझ आता है, लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग पहले जो ट्रेनर हैं उनको ऑनलाइन कराई जा रही है, वो फिर आगे कैसे कराएंगे वो शेड्यूल अलग से होगा। लेकिन आज एक शेड्यूल और आ गया, जो मिड डे मील वर्कर हैं उनको भी हाइजीन और जो मिड डे मील प्रिपरेशन और बाकी सारी चीजें कैसे करनी है, ये ट्रेनिंग भी ऑनलाइन होगी वर्चुअल माध्यम से। और जहां जहां जो प्रोजेक्टर अवेलेबल हैं स्कूलों में, वहां पर ये ट्रेनिंग होनी है। अब इसको कितना सीरियसली डिपार्टमेंट ले रहा है वो तो खैर आगे पता चलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। लेकिन हमने आपको ये पहले कहा था कि शिक्षा सचिव ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा था कि जब तक इलेक्शन का ये प्रोसेस चल रहा है 4 जून से पहले पहले एटलीस्ट जो ट्रेनिंग है वो पूरी कर ली जाए। हालांकि जो इंग्लिश टीचिंग की ट्रेनिंग है वो तो उसके बाद भी रहेगी, क्योंकि ये बड़ा लंबा एक शेड्यूल इसका रहने वाला है। इसके बाद अगली बात करें तो एचपीयू के जो एग्जाम शेड्यूल का एक सर्कुलर है उसकी बात कर लें। और ये जो सर्कुलर है ये इसलिए किया है कि जो फाइनल पेपर में अगर कोई गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, क्वेश्चन गलत है, उसमें लैंग्वेज गलत है, तो शिकायत 5 दिन के भीतर एचपीयू को भेजनी होगी कॉलेजों के द्वारा, ताकि उसके ग्रेस मार्क्स या बाकी सारी चीज़ों को यूनिवर्सिटी फाइनल कर सके। और इसी के लिए जो ये शेड्यूल दिया गया है सभी कॉलेजेस और बाकी उनके लिए जो इस प्रक्रिया को देखते हैं। अगली बात इसके बाद है वो एसपीयू की है। देखिए एसपीयू में नए जो वीसी हैं ललित अवस्थी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, बड़े लंबे समय के बाद किया। इन्होंने ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा टाइम मांगा था। गवर्नर की जो स्क्रीनिंग कमेटी थी वहां से ये पैनल निकला था, इस पैनल में से गवर्नर ने ये नियुक्ति इनकी की है। और ये अभी जो एनआईटी श्रीनगर है शायद वहां से आए हैं, हमीरपुर एनआईटी में भी काम कर चुके हैं, शायद पढ़े भी वहीं से हैं। और हायर एजुकेशन में इनका 36 ईयर का एक्सपीरियंस है। आज इन्होंने जब ज्वाइन किया और टीचिंग नॉन टीचिंग की दोनों की मीटिंग ली तो इन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में नई भर्तियों का मामला सबसे सीरियस है और वो इसको सेटल करने के लिए सबसे पहले कोशिश करेंगे। राज्य सरकार को एक प्लान दिया जाएगा और प्रोपोजिशन प्लान एक होगा और उसके तहत अगले कुछ सालों में किस किस तरह से रिक्तियां खत्म करनी है, बजट किस तरह से यूटिलाइज करना है, इसके लिए काम करेंगे। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और क्वालिटी एजुकेशन का टारगेट है उसको पूरा करने के लिए भी काम करेंगे। तो ये जो एसपीयू के नए वीसी हैं प्रोफेसर ललित अवस्थी, उन्होंने बात कही है। सीपीएस केस में आज क्या हुआ, देखिए मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को खारिज करवाने के लिए 2 तरह की पिटीशन हाई कोर्ट में चल रही है। एक बीजेपी के विधायकों की तरफ से है जिसमें सतपाल सत्ती मुख्य याचिकाकर्ता हैं, और एक कल्पना देवी के नाम से है जो सुंदरनगर की किसी महिला ने की है। और इन दोनों मामलों में बहस थी। पहले आज जो कल की बहस आज कंक्लूड हुई, उसके बाद दुष्यंत दवे ने दूसरी पिटीशन में आज बहस शुरू की और उन्होंने कहा कि मुझे अपना आर्गुमेंट कंक्लूड करने के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए। तो कोर्ट ने उनको कल फिर से कहा आर्गुमेंट करने के लिए। तो ये लगातार तीसरा दिन हो जाएगा इस आर्गुमेंट का। इससे पहले जो याचिकाकर्ता पक्ष है उनका आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया है, सरकार की तरफ से ये आर्गुमेंट हो रहा है और इसके बाद फिर कोर्ट क्या डिसीजन देता है उसके ऊपर सबकी नजरें हैं। सरकार की तरफ से आज ये कहा गया है इस केस में कि जो सीपीएस हैं वो मंत्री बिल्कुल नहीं है, मंत्री अलग हैं, सीपीएस अलग हैं, ये सिर्फ उनकी मदद के लिए हैं। और जहां तक हिमाचल का जो एक्ट है वो इन पर लागू, हिमाचल का जो एक्ट है वो सीपीएस की जो जजमेंट्स पहले की हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की चाहे बाकी हाई कोर्ट्स की, वो इन पर लागू नहीं होती। बाकी जो डिसीजन क्या होता है वो कल इसके बारे में जो पहले आर्गूमेंट होगा उसके बाद कोर्ट का क्या रुख रहता है उसके ऊपर तय करेगा। जहां तक बात इसके बाद है चाइल्ड केयर लीव को लेकर, देखिए चाइल्ड केयर लीव को लेकर सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि हिमाचल सरकार को यह देनी पड़ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल हाई कोर्ट से एक केस गया था और इस केस को शालिनी धर्माणी कॉलेज कैडर की एक लेक्चरर थी, उन्होंने किया था ये, और हिमाचल हाई कोर्ट में वो हार गई थी। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। और जब जो है सीसीएस रूल्स में ये प्रावधान था 1972 के रूल्स में, रूल 43C में हिमाचल सरकार ने इसको अडॉप्ट नहीं किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अडॉप्ट करना पड़ेगा क्योंकि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में वैसे ही प्रावधान है विकलांगों को लेकर, तो क्योंकि इसको भी, इस प्रोविजन को भी लागू करना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने को कहा था और जो दोबारा सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट ने जो रखी है इसकी सुनवाई वो 5 अगस्त
10/10/2024 को रखी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब फाइनेंस ने कमेटी फॉर्मेशन को लेकर एक बैठक तय की है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में इस फाइल को पुट अप कर दिया गया था। उसके बाद मीटिंग की डेट आ गई थी। डेट जो है वो आई है 15 मई की। 15 मई को यह तय होगा कि चाइल्ड केयर लीव मिलेगी, नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, कब से मिलेगी। वैसे ये 2 साल देनी पड़ती है। 700 टोटल जो डेज हैं इसमें, वो जो डेज हैं वो 730 दिन की है ये। और ये 18 साल तक का बच्चा जो है उसके लिए कभी भी ब्रेक में भी ली जा सकती है, पेड होती है और पूरी सैलरी लीव के दौरान महिला कर्मचारियों को मिलती है। तो इसके बारे में जो भी फैसला होगा हम इसकी अपडेट आपको फिर आगे बताएंगे। कर्मचारी केस में प्रॉपर्टी जब्त होने की नौबत क्यों आ गई है? देखिए, एक तरफ राज्य सरकार चुनाव में है और जनता के बीच वोट मांग रही है। दूसरी तरफ जैसे ही सरकार वोट से वापस आएगी, चुनाव से वापस आएगी, तो सबसे बड़ा चैलेंज कर्मचारियों के भुगतान का है। क्योंकि जो कोर्ट से केसेस आ रहे हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट की सीनियोरिटी का है, चाहे पे कमीशन के एरियर्स का है, सर्विस बेनिफिट्स का है, वो जो है अफसरों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। और एक तरफ या तो जो विभाग के अधिकारी हैं उनकी सैलरी जो है वो उसमें अटैच हो रही है, या फिर जो विभाग की प्रॉपर्टी हो रही है। एजुकेशन का एक रणजीत सिंह ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक मामला है। लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ 3 weeks हैज एज परेड इज ग्रांटेड टू द रिस्पोंडेंट स्टेट टू फाइल रिप्लाई, फेलिंग विच दे शैल रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट to explain as to why property of the education department and salary of the erring official be not attached towards the execution and implementation of the judgment। ये कहा है एजुकेशन एक केस में, जिसमें जो सर्विस बेनिफिट, कॉन्ट्रैक्ट सीनियोरिटी इत्यादि मांगे गए हैं, और ये 27/5/2024 को लगा है इसी महीने। लेकिन इस केस में जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी अटैच करने को कोर्ट ने कहा है, या फिर जो गलती जिन अधिकारियों की है इस जजमेंट को लागू अभी तक जो नहीं कर पाए, उनकी जो सैलरी है वो भी जो है अटैच हो सकती है। ये एजुकेशन का है। सेकंड जो केस है वो रामचरण वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये होम डिपार्टमेंट का है। एग्जीक्यूशन पिटीशन नंबर 181/2023। इसमें कहा गया है लास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ 2 weeks एज परेड इज ग्रांटेड टू द रिस्पोंडेंट टू फाइल रिप्लाई, failing which they will remain present in the court secretary home on the next date of hearing to explain as to why property of the department and salary of the erring official be not attached towards the implementation of the judgment। 13/5/2024 को ये केस लगा है और अप्रैल 23/2024 की ये जजमेंट है। तो इस तरह के मामले अब आ रहे हैं और ये सरकार के लिए या डिपार्टमेंट के लिए अपने लेवल पर इनको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ जो है वो अधिकारियों की सैलरी अटैच होने का खतरा है। तो ये मामले चलते रहेंगे, लेकिन सरकार जब चुनाव से आएगी तो चाहे ताज मोहम्मद हो, चाहे शीला देवी केस हो, चाहे ये मामले हों, ये अभी सुलझाना और इनकी जो भुगतान है वो करना, ये फाइनेंशियली एक चैलेंज होने वाला है। अब बात करते हैं बागियों पर होने वाली एफआईआर की। ये दुश्मनी क्यों लंबी जाएगी, वो दूर तक जाएगी, वो हम आज आपको बताएंगे। देखिए, वैसे इसकी इंफॉर्मेशन काफ़ी लंबे समय से विजिलेंस ब्यूरो की एक्टिविटी खासकर जो ऊना जिला में थी वो हमारे पास थी लगभग 1 हफ्ता पहले से, लेकिन इसकी जानकारी देना इसलिए इम्पॉर्टेंट, या आप कहिए कि जो सही समय नहीं था, क्योंकि एफआईआर कोई अभी तक दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन आज, क्योंकि पहले आपको बता दें जो आज मुख्यमंत्री ने कांगड़ा में कहा आनंद शर्मा के नॉमिनेशन के बाद, फिर आपको बताएंगे कि पर्दे के पीछे किस तरह की एक्टिविटी विजिलेंस ब्यूरो या कंसर्न डिपार्टमेंट्स में चल रही है। जो 6 बागी विधायक हैं और उनमें से एक जो है इंडिपेंडेंट भी है, जिसका अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं उनके ऊपर तो एफआईआर चुनाव लड़ने के दौरान अभी भी संभव है, चुनाव होने से पहले पहले। लेकिन पहले आपको यह बता दें जो आज मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कांगड़ा में। मुख्यमंत्री ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बिके हुए विधायक सलाखों के पीछे जाएंगे। जांच चल रही है, उसके पूरा होने के बाद बड़े खुलासे होंगे। इनमें से कोई भूमाफिया नशा माफिया तो कोई खनन माफिया बन गया है। इन शब्दों को आप देखिए, कोई भूमाफिया, कोई नशा माफिया तो कोई खनन माफिया बन गया है। और ये किसके ऊपर कह रहे हैं, हम वो भी बैकग्राउंड में जिस तरह से इंक्वायरी चल रही है उसको रिलेट कर पा रहे हैं, हालांकि अभी नाम बताना मुश्किल है।
धर्मशाला के विधायक ने भी 14 महीने में खुद को राजनीतिक मंडी में बेच दिया, क्योंकि धर्मशाला में रैली थी, इसीलिए धर्मशाला के विधायक को कहना जरूरी था, राजनीतिक मंडी में बेच दिया। हालांकि 15 करोड़ वाली वो बात नहीं कही जिसका हाई कोर्ट से नोटिस हो गया है, जिसमें अगली पेशी में अपनी बात भी रखनी पड़ेगी। वो वर्ड अब नहीं है जो पहले थे, जिनके ऊपर नोटिस हुआ है, जिसके ऊपर डेफामेशन वाला मामला नोटिस का है। मंडी में बेच दिया। मुख्यमंत्री ने ये बातें लोकसभा उम्मीदवार आनंद शर्मा के नामांकन पत्र दाखिल करते हुए जोरावर स्टेडियम धर्मशाला में कही। और बाकी कहा अपनी सरकार ने अब तक क्या क्या किया, कांगड़ा के लिए क्या किया, आत्मनिर्भर करने के लिए क्या किया, और जो खरीदने वालों को और सब बिकने वालों को सबक सिखाना जनता की जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं, देखिए विजिलेंस ब्यूरो की जो एक्टिविटी है पिछले लगभग 1 महीने से, और कुछ कंसर्न विभागों की भी, वो अलग अलग तरह से चल रही है। पहले मैं आपको ऊना में जो एक्टिविटी है उसकी बात कर दूं। ऊना में एक विधायक को लेकर बॉटलिंग प्लांट, कत्था फैक्ट्री, और जो हिमुडा में पूर्व वीरभद्र सिंह के सरकार के दौरान जो जमीन खरीदी गई थी ऊना जिला में, जिसकी आखिरी पेमेंट वर्तमान सरकार ने की है 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले, उसको लेकर इंक्वायरी चल रही है। अलग अलग टीमें विजिलेंस ब्यूरो की हैं, और जो लोकल पुलिस है वो उनको सहयोग कर रही है इस इंक्वायरी में। और इन मामलों में से 3 में से किसी भी मामले में एफआईआर बहुत जल्द होने की संभावना है, और ये एफआईआर चल रहे चुनाव के बीच में भी हो सकती है। इसके अलावा स्टोन क्रशर और बाकी मामलों में 2 या 3 विधायक जो हैं उनको लेकर भी जो कागज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। विजिलेंस ब्यूरो के पास ये केस है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो माइनिंग विंग है उनसे डॉक्यूमेंट चले गए हैं, और बाकी सारी चीजों को लेकर उसको जो आगे बातें की जा रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के ही जिला में जो ड्रग्स का रैकेट है उसको लेकर जो एनडीपीएस के कुछ मामले दर्ज हुए हैं, उसमें जो बैक चैनल या फॉरवर्ड चैनल की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ ऐसी चीजें देखी जा रही हैं, ढूंढी जा रही हैं जो किसी भी तरह से जो कनेक्ट करें पॉलिटिकली, और ताकि जो ये मामले हैं वो आगे प्रोसीड करें, और जो इसी चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद सभी विभाग जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके यहाँ इन इंक्वायरियों को करने के लिए या उनके जो कागज हैं वो उपलब्ध करवाने के लिए एक तरह से नोडल अफसर की तरह लोगों की ड्यूटियां लगी हुई हैं। और आने वाले दिनों में ये जो इसकी जो एक्टिविटी है वो 3 जिलों में आपको मुख्य तौर पे दिखेगी। शिमला, ऊना और हमीरपुर, इन 3 जिलों में ज्यादातर एक्टिविटी दिखेगी। ये दुश्मनी और जिद का झगड़ा और लड़ाई है, और ये जो लड़ाई है वो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि इसके प्रेशर और काउंटर प्रेशर दोनों आएंगे। राज्य सरकार की अफसरशाही जो सचिवालय की है वो भी इस प्रेशर को अब फील कर रही है, और उनको ये लग रहा है कि इसका जो काउंटर प्रेशर आएगा बाद में वो किसी और तरह से आएगा, और वो फिर एक्शन भारत सरकार से होगा, और उसमें जो अफसर हैं, जो काम करने की मशीनरी है बीच में, उनके ऊपर भी बाद में बात आएगी किसी जो प्रतिक्रिया के तौर पर। तो ये आज के प्रमुख मामले हमने आपको इस बुलेटिन के जरिए साझा किए। आगे जो नई अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है जिसकी जानकारी हम सरकारी सेटअप से लेके आपको उपलब्ध करवा सकें, तो उसकी जानकारी जरूर दें, ताकि हम आपको इसके बारे में अपडेट कर सकें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।